हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने बेसिक जो टर्म्स हैं, स्पेशली रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एंड मेजरमेंट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एंड कंडक्टिविटी विथ कंसंट्रेशन, कोलराज लॉ भी डिस्कस हो गया था। उसी में ये डिस्कशन हमारा हो चुका है, जो कि अपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक एनसीईआरटी में बीच में ये पोर्शन ऑलरेडी है और इम्पॉर्टेंट अपने लिए है। कभी कभी इससे 2 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, कभी कभी 1 मार्क्स क्वेश्चन बनते हैं। अब हम स्पेशली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का अपना मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गैल्वेनिक सेल। आप ध्यान रखना, दोनों चीज़ें सेम हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गैल्वेनिक सेल। सबसे पहले ये ध्यान रखना कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है क्या। देखो नाम से क्लियर है, इलेक्ट्रो और आगे लगा केमिकल। इसका मतलब क्या है? द डिवाइस इन विच केमिकल एनर्जी आर कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी आर नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। मीन्स इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है ये हमारा एक डिवाइस है जिसमें हम केमिकल एनर्जी को, जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसमें केमिकल एनर्जी का चेंज होता है, केमिकल एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो जो केमिकल एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हो जाएगा। तो ऐसे डिवाइस को हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का नाम देते हैं, द डिवाइस इन विच केमिकल एनर्जी आर कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसी के रिस्पेक्ट में देखा जाए एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल भी होता है, जो कि आगे इसी यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डिस्कशन होगा। द डिवाइस इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी आर कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, उसको हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल का नाम देते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल ये मेजर पोर्शन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कवर करते हैं, उसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं। बाकी उसमें देखा जाए नॉर्स इक्वेशंस हैं, काफ़ी और डिस्कशन अपने लिए बहुत अच्छा सा करना है। बस अपने को ध्यान रखना है ये है क्या, वर्क कैसे करता है, इस कॉन्सेप्ट पर हमें आगे बढ़ना है। आप लोगों को ध्यान से समझना है। थोड़ा सा यहाँ पर हम सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वर्क कैसे करता है मैं इसकी बात करूंगा। धीरे धीरे हमारे सामने और डिस्कशन होंगी। सबसे पहले ये देखिए, यहाँ पर मैं एक बड़ा सिंपल सा केस आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। एक मैंने बीकर ले लिया, आप मान सकते हो। इसमें मैंने कॉपर की रॉड डाल दी। ये रॉड है, ये कॉपर की है, ये मैंने डाला है। इसके अंदर हमने क्या कर दिया, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन ले लिया है। इस केस को आप ध्यान देना, CuSO4 का सोल्यूशन, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन। और अगर हम चाहें तो कंसंट्रेशन को 1 हम ले सकते हैं, या कंसंट्रेशन का कोई भी ऑर्डर बन सकता है। ऐसे केस में देखा जाए, अब आप जरा ध्यान देना, यहाँ पर आपने और कुछ एक्सटर्नल कुछ भी सेटअप नहीं किया है, बस केवल आपने एक बीकर लिया, बीकर में कॉपर सल्फेट का 1 मोलर कंसंट्रेशन का सोल्यूशन आपने लिया है और इसमें आपने एक कॉपर की रॉड डाल दी है। आपको पता है चूंकि CuSO4 आयनिक कंपाउंड है, वाटर में डालते से ही ये Cu++ में कन्वर्ट हो जाएगा और SO4- में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमारे सामने सिचुएशन आएगी, कॉपर आयन बन जाएंगे और सल्फेट आयन बनेंगे। अब इसमें ध्यान देना है कि इसमें 2 रिएक्शन के चांसेस हैं। कौन कौन से? एक तो जो कॉपर आयन बना हुआ है, आपको सबको पता है कॉपर आयन जो सोल्यूशन में क्रिएट हुआ है कॉपर सल्फेट से, इसको इलेक्ट्रॉन अगर कहीं से मिल जाए ये न्यूट्रल हो जाए। ध्यान देना, एक तो ये चेंज पॉसिबल है और दूसरा ये चेंज ये पॉसिबल है जो हमने रॉड लगा रखी है कॉपर की, ये रॉड खुद कॉपर आयन में कन्वर्ट हो जाए और इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दे। सबको पता है कि कॉपर 2+ इलेक्ट्रॉन लूज करके Cu++ चार्ज का कैटायन बनाता है। तो अब अपने पास देखा जाए, ध्यान देना है, एक तो ये और एक ये। अब इन दोनों में से वही रिएक्शन होगा जो स्पॉन्टेनियस होगा। आप सबको पता है कि पिछले साल 11th क्लास में थर्मोडायनेमिक्स में स्पॉन्टेनिटी और इन सब के बारे में डिटेल्ड स्टडी ऑलरेडी हुई है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि Cu++ में कन्वर्ट होगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। इसके इस दोनों रिएक्शन में से स्पॉन्टेनियस कौन है, इसके लिए हमारी हेल्प कौन करेगा? एक्टिविटी सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, एक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज, कई नाम हम देते हैं। हम लोग के अपने एनसीईआरटी में पूरी एक सीरीज बनी हुई है, पूरी एक टेबल बनी हुई है, उसको हम एक्टिविटी सीरीज,
इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज ऐसे नाम देते हैं। उस सीरीज में जो अपने कॉपर की पोजीशन है यह हाइड्रोजन के एबव है। मतलब क्या है कि हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है उसको हम जीरो मानते हैं। अभी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है वो डिस्कशन अभी यही जस्ट हम लोग कर लेंगे, लेकिन उससे पहले हमें केवल एक बेसिक इंफॉर्मेशन के बेसिस पर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम जीरो मानते हैं। और हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी मेंबर हैं उनका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग बिहेवियर हाई होगा, और हाइड्रोजन के नीचे जो मेंबर होंगे उनका इलेक्ट्रॉन लूजिंग बिहेवियर हाई होगा। तो इस केस में क्या कंडीशन बनेगी, यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहा है और यहाँ इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, तो ये रिएक्शन देखा जाए ये तो स्पॉन्टेनियस तरीके से होगा और ये रिएक्शन नहीं होगा। आप ये ध्यान रखना, ये दोनों रिएक्शन में से डिसीजन कौन लेगा, डिसाइड कैसे किया जाएगा कि रिएक्शन कौन सा होगा। तो यहाँ पर देखा जाए ध्यान देना है अपने को, रिएक्शन कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा, इसके लिए अपने को एक्टिविटी सीरीज अपनी हेल्प करेगी। और एक्टिविटी सीरीज में देखा जाए हाइड्रोजन के ऊपर जितने मेंबर हैं और हाइड्रोजन के ऊपर देखा जाए कॉपर भी है, तो इस केस में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना इजी है। और आपको पता है कॉपर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके नेगेटिव चार्ज का पार्ट तो बनाएगा नहीं, Cu++ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके कॉपर में चेंज हो जाएगा। तो ये अपने को ध्यान में रखने की जरूरत है। अब इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा कहाँ से, जो सोल्यूशन में देखिए Cu++ हमारे पास बना हुआ है कॉपर सल्फेट के ब्रेक होने से, ये जो Cu++ देखा जाए इस मेटल के रॉड पर आएगा। मेटल में आप सबको पता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी होते ही होते हैं, तो मेटल में चूंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन कॉपर आयन हमारा एक्सेप्ट कर लेगा और न्यूट्रल होकर के इसी रॉड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। अब जरा सोचो इस रॉड में, इस मेटल वाले रॉड पर पहले देखा जाए कोई चार्ज नहीं था, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों सेम थे, लेकिन अब इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन थे उसको Cu++ ने एक्सेप्ट कर लिया, तो इस रॉड में इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी क्रिएट हो जाएगी और इस पर क्रिएट हो जाएगा चार्ज। देखो यहाँ पर प्लस चार्ज क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि अब तक इलेक्ट्रॉन, जब तक इस रॉड में इलेक्ट्रॉन का नंबर प्रोटॉन का नंबर सेम था तो जीरो चार्ज था, लेकिन अब इसमें देखा जाए क्योंकि Cu++ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके न्यूट्रल हो गया, इलेक्ट्रॉन इसको मिला कहाँ से, इस मेटल के रॉड से, कॉपर के रॉड से। क्योंकि सबको पता है, आप सबको इतना तो क्लियर ही है कि जितने मेटल्स होते हैं उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वही इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक का कंडक्शन करते हैं। तो यहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन देखो इसको एक्सेप्ट अवेलेबल हो जाएगा और ये न्यूट्रल होकर के इसी रॉड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। अब इस रॉड में इलेक्ट्रॉन की देखो डिफिशियंसी क्रिएट हो गई और इस वजह से रॉड पर हमारा प्लस चार्ज क्रिएट हो जाएगा। तो जब अपने रॉड पर देखिए प्लस चार्ज क्रिएट हो जाएगा तो इसके जस्ट पास का जो सोल्यूशन है, देखा जाए ध्यान देना, इसकी जस्ट पास के सोल्यूशन की लेयर है जो कॉपर सल्फेट की बनी है, क्योंकि रॉड तो पॉजिटिव है, अगर कॉपर आयन इसके करीब आएगा तो रिपल्सन होगा, इसलिए सल्फेट आयन SO4- का मतलब नेगेटिव आयन का कंसंट्रेशन इसके पास वाले लेयर में देखा जाए इंक्रीज ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगा, नेगेटिव आयन वाले कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। अब इस तरह से देखा जाए पॉजिटिव रॉड है और जस्ट पास के सोल्यूशन की जो पूरी लेयर है वो नेगेटिवली चार्ज है, तो प्लस और माइनस के बीच में यहाँ पर देखा जाए एक पोटेंशियल गैप क्रिएट हो गया और वही पोटेंशियल गैप हमारा होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये आप लोग इसका ध्यान रखना, इसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। फिर एक बार समझिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्रिएट कैसे हुआ है, ध्यान देना अपने को। यहाँ पर हमने देखे कॉपर की रॉड ली है, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन क्रिएट किया है, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन मैंने लिया है, मोलरिटी मैंने 1 मोल रखी है। अब यहाँ पर क्या कंडीशन अपने को है, देखा जाए दो यहाँ पर रिएक्शंस हो सकते हैं। एक तो हमारा जो कॉपर का रॉड है ये Cu++ बन करके सोल्यूशन में आ जाए और इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, ये इलेक्ट्रॉन इस रॉड के ऊपर छोड़ दे। दूसरा क्या पॉसिबिलिटी बनेगी, जो कॉपर सल्फेट है Cu++ SO4-, ये जो कॉपर आयन है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले और न्यूट्रल हो जाए, इस केस में देखा जाए। लेकिन न्यूट्रल तो हो जाएगा, लेकिन अब यहाँ पर देखा जाए इलेक्ट्रॉन आएगा कहाँ से, मेटल के रॉड में, मेटल के जितने भी कर सकते जो कोई भी मेटल होता है उसमें जो रॉड होता है उसके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन देखा जाए फ्री इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा और एक्सेप्ट होकर न्यूट्रल हो जाएगा। तो यहाँ पर Cu++ देखा जाए इस रॉड पर आकर के देखा जाए न्यूट्रल होकर के यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएगा और रॉड में इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी क्रिएट हो जाएगी। और रॉड में इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी तो क्रिएट हो गई, लेकिन अब रॉड तो हो गया पॉजिटिव और जस्ट पास के सोल्यूशन की लेयर, जैसे जो रॉड है उसके पास के सोल्यूशन की लेयर
वहाँ पर सल्फेट आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि कॉपर आयन का कंसंट्रेशन अगर वहाँ बढ़ेगा तो प्लस प्लस चार्ज में रिपल्सन होगा, इसलिए नेगेटिव आयन का कंसंट्रेशन वहाँ पर इंक्रीज होगा। और नेगेटिव आयन हमारे पास क्या सल्फेट आयन है, तो सल्फेट आयन कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, तो जस्ट पास के सोल्यूशन की लेयर जो है वो नेगेटिवली चार्ज रहेगी। तो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच में देखो एक पोटेंशियल गैप क्रिएट हो गया, और वही पोटेंशियल गैप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। दूसरी बात, और चूंकि जो पोटेंशियल गैप यहाँ पर क्रिएट हुआ है ये देखिए रिडक्शन की वजह से हुआ है, इसलिए इसको हम देखा जाए रिडक्शन पोटेंशियल का भी नाम यहाँ पर दे सकते हैं। यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल का इसमें देखा जाए हम नाम स्पेशली दे सकते हैं। तो कभी आपके सामने अगर ये कुछ कॉन्सेप्ट आए कि रिडक्शन पोटेंशियल क्या है या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, जो आपके सामने देखो दिख रहा है, यहाँ पर मैं जो समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को, रॉड और सोल्यूशन के बीच में देखा जाए पोटेंशियल गैप, और वही पोटेंशियल गैप यहाँ पर देखा जाए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। और चूंकि रिडक्शन की वजह से पोटेंशियल गैप क्रिएट हुआ, इसलिए उसको हम रिडक्शन पोटेंशियल का नाम देंगे। तो एक चीज ध्यान में रखना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल्स क्या है, ये चीजें हमने डिस्कस कर ली। अब इसी के पास देखा जाए एक दूसरा सोल्यूशन मैं यहाँ पर प्रिपेयर करना चाहूंगा समझाने के लिए। इसमें देखिए मैंने जिंक की रॉड ले ली है, Zn की रॉड हमने ले रखी है, और यहाँ पर जिंक सल्फेट का मैंने सोल्यूशन बना रखा है, ZnSO4 जिंक सल्फेट का सोल्यूशन बना रखा है। यहाँ पे हम मोलरिटी 1 मोल लेके चलते हैं। अब आपको पता है कि ZnSO4 देखो सोल्यूशन में जाते से ही Zn++ आयन और SO4 माइनस आयन, इसमें देखिए कन्वर्ट हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा। अब सिचुएशन क्या बनेगी देखा जाए, यहाँ पर भी वही दो तरह की पॉसिबिलिटी, हमने यहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर या कुछ एक्सटर्नल यहाँ पर हमने एजेंसी क्रिएट नहीं कर रखी, एक्सटर्नल कुछ भी हमने अरेंजमेंट नहीं किया है, जो भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा वही होगा। जैसे यहाँ पर देखो ये नॉन स्पॉन्टेनियस था और ये स्पॉन्टेनियस था, इसलिए ये हो रहा था और ये नहीं हो रहा था। यहाँ पर भी वही कंडीशन क्रिएट होगी। एक तो देखो Zn जो प्लस हमारा बना हुआ है, ये देखा जाए एक तो ये रिएक्शन की पॉसिबिलिटी है कि जिंक में कन्वर्ट हो जाए, एक तो ये रिएक्शन हो सकता है। दूसरा जो जिंक यहाँ पर है रॉड है, ये Zn++ में कन्वर्ट हो जाए, यहाँ पर देखा जाए इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, एक तो ये पॉसिबिलिटी है। अब इन दोनों में फिर हमें ध्यान रखना पड़ेगा एक्टिविटी सीरीज का, कि एक्टिविटी सीरीज हमारी हेल्प करेगी कि दोनों रिएक्शन में से कौन सा रिएक्शन होगा, उसको हमें ध्यान में रखना है। एक्टिविटी सीरीज का दिमाग यहाँ पर ध्यान रखना है। एक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के बिलो है, ध्यान रखना, अभी हाइड्रोजन के एबव ये था तो यहाँ पर रिडक्शन हो रहा था, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग इजी था, और जिंक हाइड्रोजन के बिलो है, इस वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लूजिंग इजी होगा। इलेक्ट्रॉन देखो लूज यहाँ हो रहा है, तो ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा और ये रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, तो ये रिएक्शन नहीं होगा और ये रिएक्शन होगा इस पूरे सेल में। तो अब आपके सामने क्या दिख रहा है, जो जिंक है ये देखिए जिंक++ बन करके देखिए सोल्यूशन में आएगा, और क्योंकि जब जिंक++ बन करके सोल्यूशन में आएगा तो जो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है जिंक++ बनने में, ये इलेक्ट्रॉन देखो इस रॉड पर एक्स्ट्रा अवेलेबल हो जाएंगे, इस पर यानी लिबरेट कर दिए जाएंगे, और यहाँ इलेक्ट्रॉन एक्सेस में हो जाएगा और चार्ज क्रिएट हो जाएगा नेगेटिव, ध्यान रखना इसको। तो इस तरह से यहाँ पर देखो सिचुएशन जो बनी, रॉड हमारा कैसा हो गया, नेगेटिवली चार्ज हो गया। आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए जो मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ। सबसे पहले इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात नहीं कर सकते। तो पहले तो हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल क्या है यहाँ तक डिस्कशन हो गया है। अब जरा यहाँ पर देखा जाए, क्योंकि रॉड तो हमारी हो गई नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि जिंक रॉड जो जिंक से पूरा रॉड बना था, तो जिंक Zn++ बन करके सोल्यूशन में आ रहा है और इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन इस रॉड पर इकट्ठे होते चले गए और यहाँ नेगेटिव चार्ज क्रिएट हुआ है। जब रॉड के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, जस्ट पास की जो सोल्यूशन की लेयर है जो इसके एकदम से करीब देखा जाए, जस्ट क्लोज है, इसमें क्या होगा, क्योंकि रॉड तो नेगेटिव है, तो अगर यहाँ पर देखो सल्फेट आयन का कंसंट्रेशन अगर बढ़ेगा तो माइनस माइनस रिपल्सन होगा, इसलिए कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज होगा तो जिंक आयन का होगा। मतलब जो रॉड है उसके चारों तरफ जो सोल्यूशन है जस्ट पास का, वहां पर जिंक आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, तो रॉड और सोल्यूशन के बीच में पोटेंशियल गैप क्रिएट हो गया, और वही पोटेंशियल गैप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। ये ध्यान रखना आप लोग, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्रिएट हुआ है यहाँ देखिए ऑक्सीडेशन की वजह से क्रिएट हुआ है, इसलिए इसको हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का भी नाम दे सकते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल।
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो एक कॉमन वर्ड हमारे सामने है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब रिडक्शन की वजह से पोटेंशियल गैप क्रिएट हो, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मतलब ऑक्सीडेशन की वजह से पोटेंशियल गैप क्रिएट हो रॉड में और सॉल्यूशन के बीच में। तो ये आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। यहीं पर एक थोड़ा सा और टर्म हम आपको सामने डिस्कस कर दें, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होते हैं। स्टैंडर्ड, देखो वर्ड लग गया हमारे सामने, क्या स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का मतलब क्या है, जो जो पैरामीटर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को अफेक्ट करेंगे। इसमें देखो एक तो हमारे पास पैरामीटर क्या होता है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। तो अगर हम इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट को फिक्स कर देंगे तो इनका नेचर जो है वो तो रहेगा, उसमें तो हम कुछ चेंज कर नहीं सकते। अगला देखो हमारा फैक्टर क्या है, कंसंट्रेशन। जो हमने यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट ले रखा है, जैसे यहाँ पर कॉपर सल्फेट ले रखा है, यहाँ पर हमने जिंक सल्फेट ले रखा है, तो इनका कंसंट्रेशन ये अगला फैक्टर है। और अगले केस में क्या है, टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने से डिसोसिएशन ज़्यादा होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होने डिसोसिएशन कम हो जाएगा, आयोनाइजेशन घटेगा। तो तीसरा फैक्टर देखो यहाँ टेम्परेचर वर्क करेगा। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि अगर हम लोगों ने इलेक्ट्रोलाइट के कंसंट्रेशन को 1 मोलर ले लें, और दूसरे नंबर पे देखा जाए टेम्परेचर 298 केल्विन फिक्स कर दें, 298 केल्विन जो कि रूम टेम्परेचर हम लोग मान के चलते हैं, ये फिक्स कर लें। अब इस सिचुएशन में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्रिएट होगा ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसको हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का नाम देंगे। तो आपको क्या ध्यान रखना, देखा जाए एक तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, कैसे क्रिएट हुआ। यहाँ पर मैंने कॉपर और कॉपर सल्फेट का एग्जाम्पल लेकर के डिस्कस किया है। यहाँ देखिए जिंक और जिंक सल्फेट का एग्जाम्पल लेकर डिस्कस किया है। मैंने कहा इन दोनों रिएक्शन में से जो रिएक्शन इजी गोइंग हो सकता है, जो स्पॉन्टेनियसली हो सकता है वही होगा। तो यहाँ पर क्लियर हुआ कि चूंकि हाइड्रोजन के ऊपर कॉपर का नंबर आता है, इसलिए यहाँ पर देखा जाए ये इलेक्ट्रॉन लूज करने का रिएक्शन तो हो ही नहीं सकता, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का होगा। तो कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके कॉपर में चेंज होगा। दूसरे नंबर पे देखा जाए जिंक की जो पोजीशन है हाइड्रोजन के बिलो है, इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लूज होगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं होगा, ये रिएक्शन नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन लूज होने की वजह से रॉड नेगेटिवली चार्ज होगी। यहाँ कॉपर आयन के एक्सेप्ट होने कॉपर आयन के इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की वजह से रॉड पॉजिटिवली चार्ज होगी। यहाँ पर सोल्यूशन में नेगेटिव आयन का कंसेंट्रेशन बढ़ेगा, यहाँ पर सोल्यूशन में पॉजिटिव आयन का कंसेंट्रेशन बढ़ेगा। तो दोनों रॉड और सोल्यूशन के बीच में पोटेंशियल गैप क्रिएट होगा, और वही पोटेंशियल गैप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। इसमें रिडक्शन की वजह से क्रिएट हुआ, इसलिए हम इसको रिडक्शन पोटेंशियल का नाम देंगे। यहाँ पर ऑक्सीडेशन की वजह से देखो ऑक्सीडेशन की इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होगा तो रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो ऑक्सीडेशन। यहाँ इलेक्ट्रॉन लूज होने की वजह से पोटेंशियल गैप क्रिएट हुआ, इसलिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर हम कंसंट्रेशन को इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन को 1 मोलर ले लें और टेम्परेचर 298 केल्विन ले लें, तो इस सिचुएशन में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्रिएट होगा वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। कभी आपके सामने क्वेश्चन आ जाए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, ध्यान रखना 3 फैक्टर, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड एंड नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। जैसे यहाँ पर कॉपर और कॉपर सल्फेट है, यहाँ पर जिंक और जिंक सल्फेट है, ये इनका नेचर है, इनके नेचर की वजह से पॉजिटिव हो रहा है और ये नेगेटिव हो रहा है। अगले केस में देखा है सेकंड नंबर पर आपको कंसंट्रेशन मेंशन करना पड़ेगा, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन 1 मोलर है और यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन देखा जाए 1 मोलर हमने ले रखा है। और तीसरे नंबर पे टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर अगर ज़्यादा रहेगा तो डिसोसिएशन ज़्यादा होगा, आयोनाइजेशन ज़्यादा होगा। टेम्परेचर कम रहेगा डिसोसिएशन कम रहेगा, आयोनाइजेशन कम रहेगा। तो हम टेम्परेचर ले लेते हैं। वैसे नॉर्मल केस में कोई टेम्परेचर ले सकते हैं, लेकिन अगर स्टैंडर्ड की बात करनी होती है तो हमें 298 केल्विन लेना पड़ता है। तो 3 हमारे पास फैक्टर हैं, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट, सेकंड है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तीसरा है टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर 298 केल्विन रख दिया जाए, इलेक्ट्रोलाइट के कंसंट्रेशन को 1 मोलर कर दिया जाए, तो ऐसे केस में जो पोटेंशियल गैप क्रिएट होगा वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, चाहे ऑक्सीडेशन की वजह से बने या रिडक्शन की वजह से बने, जो आपके सामने है। अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरफ आते हैं। अगर आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई हो तो इसी की बेसिस पर हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का डिस्कशन करना है। बहुत आसान चीज़ें हैं, बस आपको इसको थोड़ा सा डिस्कस करना है, फिर हम इसी सेल को दोबारा बनाएंगे। लेकिन अब ये रिएक्शन इतना तो हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम इतना कंप्लीट कर चुके हैं।
तो आप लोगों को इसको ध्यान से देखना है। सेम रिएक्शन हमारा डिस्कस होगा यहाँ पर भी, लेकिन उसमें सेम रिएक्शन में देखा जाए यहाँ पर फिर वही सेम केस। हमने क्या किया यहाँ पर देखो, कॉपर की रॉड ले ली है और कॉपर सल्फेट का सलूशन ले लिया, जैसे इसके पहले हम लोगों ने ले रखा था। मोलरिटी 1 मोलर ले लेते हैं एक्वस। इतना तो क्लियर हो गया था यहाँ पर कि हमारा जो कॉपर की रॉड थी ये रिडक्शन की वजह से पॉजिटिव चार्ज ने ऑप्ट कर लिया था। दूसरे नंबर पे देखा जाए यहाँ पर हम जिंक को लेकर के चलेंगे। जिंक और जिंक सल्फेट का सलूशन ZnSO4 कंसंट्रेशन यहाँ पर भी 1 मोलर लेके चलेंगे, 1 m कंसंट्रेशन लेके चलेंगे। अब आप यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर ऑक्सीडेशन की वजह से हमारा कॉपर जिंक का रॉड नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर रहा था और यहाँ पर रिडक्शन की वजह से हमारा जो कॉपर का रॉड था वो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर रहा था। अब आपको दिख रहा है कि अगर हम यहाँ पर देखा जाए इन दोनों को एक वोल्टमीटर लगा दें और इसको जोड़ दें ऐसे, तो क्या सिचुएशन दिख रही है। एक वायर लगा दिया, बीच में हमने वोल्टमीटर या गैल्वेनोमीटर लगा दिया। यहाँ पर देखा जाए गैल्वेनोमीटर लगा दो, ये करंट को मेजर करता है, गैल्वेनोमीटर मैंने लगा दिया स्पेशली। अब आपको देखने से लग रहा है कि चूंकि ये रॉड नेगेटिवली चार्ज है और ये रॉड पॉजिटिवली चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन का देखो मूवमेंट यानी इस नेगेटिव चार्ज वाले से पॉजिटिव चार्ज वाले की तरफ जाएगा। कहने का मतलब ये है। और इसके बाद देखा जाए, आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होता है करंट उसके अपोजिट हम मान के चलते हैं, तो यहाँ पर देखा जाए करंट का मूवमेंट क्या होगा, ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो ये जो आपके सामने सिचुएशन बनी हुई है ये हमारी छोटा सा एक सेल का अरेंजमेंट है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम्स आएंगी। प्रॉब्लम क्या आएंगी, अभी आप देखो पूरी सर्किट कंप्लीट नहीं है। अगर मान लो इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा थे, इलेक्ट्रॉन का चूंकि मूवमेंट फास्ट है तो मिनिमम 2-4 सेकंड में ये इलेक्ट्रॉन इधर के इधर ट्रांसफर हो जाएंगे। उसके बाद गैल्वेनोमीटर अपनी 0 रीडिंग शो करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन का कंडक्शन होगा भी नहीं तो करंट फ्लो होगी नहीं। इसके बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर देखो एक सॉल्ट ब्रिज का यूज करते हैं। एक इन्वर्टेड यू ट्यूब ऐसे हम लोग लगा देते हैं, इन्वर्टेड यू ट्यूब, ध्यान रखना इसमें। इसके अंदर हम कोई ऐसा इलेक्ट्रोलाइट भर देते हैं जो इनर्ट नेचर का हो, मतलब रिएक्शन में केवल एक्सचेंज हो जाए लेकिन रिएक्शन में खुद पार्टिसिपेट ना करे। यहाँ पर ये देखा जाए हमारा सॉल्ट ब्रिज है, सॉल्ट ब्रिज। यहाँ पर देखा जाए NaNO3 KNO3 NH4NO3, ये सब इलेक्ट्रोलाइट इसमें से कोई भी हम ले सकते हैं। NaNO3 KNO3 NH4NO3 कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हम इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें देखो क्या करते हैं कि एक जिलेटिन जैसा मटेरियल होता है, एगार यहाँ पर कॉटन प्लग लगा देते हैं इस जगह पर, और उसमें उस मीडियम में सेमी सॉलिड मीडियम का सकते जिलेटिन जैसा है, उसमें उसके अंदर हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट हैं जो इनर्ट नेचर के हैं, इस इलेक्ट्रोलाइट का पेस्ट बना करके इसके अंदर हम भर देते हैं और ये सेमी सॉलिड कंडीशन में इस सॉल्ट ब्रिज के अंदर बना रहता है। ये ध्यान रखना आप लोग। अब आपको क्या कंडीशन दिख रही है, पहले नंबर पर जो इलेक्ट्रोलाइट हैं ये तो इनर्ट है। अब आप जरा देखो हमारे सामने क्या सिचुएशन बनी, जो हमने कंडीशन क्रिएट की, कॉपर सल्फेट, कॉपर की रॉड पॉजिटिव हो रही थी, जिंक सल्फेट, जिंक की रॉड नेगेटिव हो रही थी। एक चीज समझिएगा कि जिस प्लेट पर ऑक्सीडेशन होता है उसको हम एनोड मान के चलते हैं। ध्यान यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये एनोड है क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ था जिसकी वजह से कॉपर की रॉड, ये जिंक की रॉड नेगेटिव चार्ज गेन करी है। जहां देखो रिडक्शन होता है उसको हम कैथोड का नाम देते हैं। ये जो हमारे सामने रॉड है ये कैथोड है, ये पॉजिटिवली चार्ज जरूर है लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ये डिफरेंस है, आप ध्यान रखना। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में अभी तक आप लोग जितने सेल को डिस्कस कर चुके हो या जितने सेल के बारे में आप जानते हो, ज़्यादातर आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में जानते हो। तो वहाँ पर क्या होता है, जो टर्मिनल हमारा पॉजिटिव होता है उसको हम एनोड नाम देते हैं क्योंकि वहाँ पर एनायन मूव करता है, और जो हमारा टर्मिनल नेगेटिव होता है उसको हम कैथोड नाम देते हैं क्योंकि वहाँ कैटायन मूव करता है। यहाँ पर आप ध्यान रखना, ये जो कैथोड होगी ये पॉजिटिवली चार्ज होगी, यहाँ रिडक्शन होगा, और एनोड हमारी जो रहेगी ये नेगेटिवली चार्ज रहेगी, यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा।
तो ऑक्सीडेशन की वजह से ये रॉड नेगेटिव चार्ज गेन करेगी, रिडक्शन की वजह से ये चार्ज पॉजिटिव चार्ज गेन करेगी। इसका नाम कैथोड, इसका नाम एनोड, ये ध्यान रखने की जरूरत है। अब आपके सामने क्या कंडीशन दिख रही है, देखो यहाँ पर सिचुएशन, अब जो इलेक्ट्रॉन देखो मूव कर रहा है और पूरी देखो सर्किट कंप्लीट हो गई, पूरी तरह से देखो ये सर्किट कंप्लीट हो गई। तो सॉल्ट ब्रिज क्या करेगा, सॉल्ट ब्रिज का मेन रोल स्पेशली ये है कि पूरी इलेक्ट्रिकल सर्किट को कंप्लीट करेगी। अब तक अगर सॉल्ट ब्रिज हटा दिया जाए तो ये जो हाफ सेल ये है और दूसरा हाफ सेल ये है, दोनों को अगर हमने वायर से कनेक्ट कर रखा है तो उस केस में देखा जाए प्रॉब्लम हमारे सामने क्या बनेगी। इस केस में हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये बनेगी कि हमारी सर्किट इनकम्प्लीट है, पूरी नहीं है। लेकिन अब हमारी सर्किट देखो यहाँ पर क्या हो गई, कंप्लीट हो गई, पूरी तरह से बन गई। दूसरे नंबर पे देखा जाए अब कंडीशन क्या बनेगी, यहाँ पर देखा जाए जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। जैसे इस केस में आपको सबको पता है कि जो जिंक था ये Zn++ बन करके सोल्यूशन में आ रहा था। तो अब जरा देखिए कि जब रिएक्शन से पहले हमारा यहाँ पर जो सोल्यूशन था, यहाँ पर जो Zn++ थे और SO4- थे, इन दोनों का नंबर देखो सेम था। लेकिन जब रॉड से जिंक आयन बन करके सोल्यूशन में और एक्स्ट्रा आने लगेगा तो कैटायन का नंबर देखो इसके अंदर बढ़ने लगेगा, इस पूरे सोल्यूशन के अंदर। और जब कैटायन का नंबर बढ़ने लगेगा तो पूरा सोल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज होने लगेगा। वही कंडीशन जरा इधर देखा जाए, यहाँ पर जो हमारे पास कॉपर आयन था ये देखा जाए इस रॉड पर गया था, ये हमारे पास कॉपर आयन था, ये रॉड पर जाकर के इलेक्ट्रॉन लेकर के खुद तो न्यूट्रल होकर के डिपॉजिट हो गया था। और यहाँ पर जो जिंक था देखा जाए, ये जिंक था, यही जिंक जो है Zn++ बन करके ये Zn++ बन रहा था, सोल्यूशन में आ रहा था, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा था, मतलब यहाँ पर ये रिएक्शन हो रहा था और इस जगह पर देखो ये रिएक्शन हो रहा था। तो अगर हमारे पास शुरुआत में जितने Cu++ रहेंगे उतने SO4- रहेंगे, लेकिन अगर हमारे पास Cu++ देखा जाए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके कॉपर में कन्वर्ट होगा तो सोल्यूशन में Cu++ का नंबर देखो डिक्रीज होने लगेगा और SO4 का नंबर बढ़ने लगेगा। तो सोल्यूशन पूरा का पूरा नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो सोल्यूशन को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बनाए रखने के लिए हमारा जो सॉल्ट ब्रिज है ये क्या रोल प्ले करता है देखा जाए। पहले नंबर पर सॉल्ट ब्रिज का मेन रोल क्या है, एक तो इन्वर्टेड यू ट्यूब है, इसके अंदर देखा जाए हम लोग क्या करते हैं कि कुछ न्यूट्रल कह सकते हो कि इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट को हम इसके अंदर भर देते हैं, जो कि केवल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, एक्सचेंज में कह सकते हो कि कैटायन एनायन के एक्सचेंज में इन्वॉल्व होते हैं, बस इतना डिफरेंस आता है। तो सर्किट पूरी तरह से देखा जाए इस सॉल्ट ब्रिज के लगाने से कंप्लीट हो गई। और दूसरी सबसे बड़ी बेनिफिट क्या हो रही है, जैसे यहाँ पर Zn++ का कंसंट्रेशन सोल्यूशन में बढ़ेगा, जैसे सोल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज होगा, तो जो हमारे इस सॉल्ट ब्रिज में जो हमारा सॉल्ट भरा हुआ है, जितने अमाउंट में Zn++ इंक्रीज होंगे उसी अमाउंट में नेगेटिव आयन देखो इसमें से बाहर निकलेगा। और पूरे सर्किट को जैसे मान लो अगर हमने पोटेशियम नाइट्रेट भर रखा, KNO3 भर रखा है, तो जो Zn++ एक्स्ट्रा बना था सोल्यूशन के अंदर, इसके यहाँ पर देखो NO3- बार आ जाएगा, तो ZnNO3 होल ट्वाइस जिंक नाइट्रेट बना देगा। तो जितने रेशियो में जिंक आयन का कंसंट्रेशन यहाँ बढ़ रहा था उसी रेशियो में नेगेटिव आयन ने आकर के इस जिंक आयन के कंसंट्रेशन को कह सकते हो कि जिंक नाइट्रेट का फॉर्मेशन कर दिया, या डिपेंड करेगा यहाँ पर कौन सा आपने सॉल्ट ले रखा उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बना देगा और इस पूरे सोल्यूशन को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बनाए रखेगा। वही कहानी देखो यहाँ पर बनेगी। यहाँ पर चूंकि Cu++ जाके रॉड पर डिपॉजिट हो जाएगा तो सल्फेट आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। यहाँ देखो पॉजिटिव आयन एक्स्ट्रा उसी रेशियो में, जिस रेशियो में सल्फेट आयन का कंसंट्रेशन बढ़ा है उसी रेशियो में पॉजिटिव आयन देखो बाहर निकल करके इस पूरे सोल्यूशन को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बनाए रखेंगे। तो हमारी कहानी का सिंपल मतलब क्या है कि सॉल्ट ब्रिज का देखो रोल ये है। कभी कभी पूरे 2 नंबर क्वेश्चन आता है सॉल्ट ब्रिज पर कि सॉल्ट ब्रिज है क्या और इसका रोल क्या है। तो सबसे पहले देखो इन्वर्टेड यू ट्यूब जो हमने लिया है, ये किसी ग्लास का या किसी भी चीज़ का हम बना सकते हैं। इसमें हम क्या इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट भर देते हैं, जो सामने 2-3 एग्जाम्पल मैंने दे रखा है। इनका मेन रोल क्या है, तो इलेक्ट्रिकल सर्किट मेंटेन करना, और दूसरा सबसे बड़ा रोल है कि जो सोल्यूशन रिएक्शन की वजह से पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज गेन करेंगे उस सोल्यूशन के इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करना, ये हमारे सॉल्ट ब्रिज का रोल है। अब आप जरा देखें यहाँ पर ध्यान से, ये पूरा जो हमारे सामने रिएक्शन बना है, पूरा सेल जो बना है, डिवाइस क्रिएट हुआ है, यही इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, या इसी को हम गैल्वेनिक सेल का नाम देते हैं। क्यों? अब इसमें देखो हमने केमिकल भरा है
और इलेक्ट्रिक करंट क्रिएट हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देखो यहाँ प्रोड्यूस हो रही है। तो अभी मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की डेफिनेशन क्या बताई थी आपके सामने, द डिवाइस इन विच केमिकल एनर्जी आर कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो वो चीज़ आपके सामने देखो यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है दोनों हाफ सेल में, और यहाँ देखो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, करंट इसके अपोजिट में मूव कर रही है। दूसरी बात और देखा जाए, हमारे सामने जो मेन सिचुएशन आती है, वो सबसे अच्छी बात यहाँ पर क्या है कि जो हम लोग ई सेल निकालते हैं, यहाँ पर ध्यान रखना, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, कैथोड माइनस एनोड, क्योंकि अभी हम ये न्यूमेरिकल वैल्यू आपके सामने लेकर चलेंगे तो आप सोचोगे ये चीज़ कहाँ से आ गई। हमारे सामने देखा जाए जो हमारे पास एक्टिविटी सीरीज है, उसमें कॉपर के लिए देखा जाए 0.34 वोल्ट ये वैल्यू देखो प्लस में ऑलरेडी है, और जिंक के लिए जो वैल्यू आती है देखा जाए -0.76 वोल्ट आती है, ये वैल्यू देखो माइनस में आती है जिंक के लिए, और कॉपर के लिए वैल्यू प्लस में आती है। यहाँ पर कॉपर की जो प्लेट है, कॉपर का जो रॉड है, कैथोड का काम कर रहा है, और यहाँ जिंक का रॉड जो एनोड का काम कर रहा है। तो कैथोड माइनस एनोड, तो हमारे सामने क्या कंडीशन बनेगी, कैथोड की देखो वैल्यू क्या रही है, अगर हम कंसंट्रेशन को 1 मोलर लेकर के चलेंगे, यहाँ पर हमने 1 मोलर लिया है, टेम्परेचर 298 केल्विन अगर लेके चलेंगे, तो ये सिचुएशन क्रिएट होगी जो हमने यहाँ पर मेंशन कर रखी है। तो कैथोड देखो 0.34 वोल्ट प्लस माइनस, और यहाँ पर एनोड, और एनोड हमारे पास जिंक है, इसकी वैल्यू देखो माइनस में वैल्यू है 0.76 वोल्ट, ये आ रही है। अब माइनस माइनस आपको दिख रहा है प्लस बन जाएगा और इसमें ऐड हो जाएगा, तो 1.10 वोल्ट ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा ई सेल का। लेकिन 1.10 वोल्ट उस केस में आएगा जब कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट का दोनों हाफ सेल में 1 मोल लिया जाए, और टेम्परेचर हम 298 केल्विन ये हम यहाँ पर रखें। तो इस केस में ये सिचुएशन हमारे सामने क्रिएट होगी पूरी की पूरी। अब हम थोड़ा सा एक चीज़ और समझाना चाह रहे हैं आप लोगों को, यहाँ पर बड़ा सिंपल सा केस है। ये तो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ। अगर हम यहाँ पर इसको एक्सटर्नल पोटेंशियल से ऐड कर दें तो जरा देखा जाए क्या होगा, फिर हम इसी सेल को डिस्कस करेंगे और 1.1 वोल्ट से कंपेयर करेंगे। तो आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान से समझना पड़ेगा, बड़ा सिंपल सा केस है, दो बार एक सेल में बनाया गया आपको समझाने के लिए। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, फिर वही सेम केस, थोड़ा सा इसको नीचे बना दें क्योंकि डायग्राम को बड़ा बनाना पड़ेगा। जिंक की रॉड और ZnSO4 का सोल्यूशन, यहाँ पर देखिए कॉपर की रॉड, और कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन, सॉल्ट ब्रिज लगा दिया इसमें जैसा कि आपको पहले से ही पता है। यहाँ पर हमने वायर से जोड़ दिए, वोल्टमीटर लगा दिए, इलेक्ट्रॉन ये देखो नेगेटिव प्लेट, ये पॉजिटिव प्लेट, ये एनोड, ये कैथोड, और इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की तरफ, और करंट देखा जाए हमारे पास ये प्लस से माइनस की तरफ, ये सिचुएशन आएगी। अब यहीं पर देखा जाए मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि इनको देखा जाए एक्सटर्नल पोटेंशियल से मैं बाहर से देखो और जोड़ दे रहा हूँ। यहाँ पर देखा जाए एक ऐसे रोस्टेट हम लोग यूज़ करते हैं जिससे हम लोग पोटेंशियल गैप को बढ़ाते हैं या घटाते हैं। ये चीज़ आपकी बुक में देखा जाए दी गई है। 3 केस बनते हैं, तीनों केस का डिस्कशन मैं करूँगा। बड़ा सिंपल केस है जो आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। क्या मैं समझाना चाह रहा हूँ, देखिए मैंने क्या कर दिया है और अभी आपके सामने दिख रहा था, अगर इसको हमने 1 मोलर ले रखा था और इसको भी 1 मोलर अगर हमने ले रखा था, हमारे पास जो वोल्ट मीटर की वैल्यू आ रही थी 1.10 वोल्ट ये निकल के आ रही थी कैथोड माइनस एनोड करके जो हम लोगों ने निकाला था स्पेशली। अब हमने इसको एक्सटर्नल पोटेंशियल से अपोजिट पोटेंशियल से जोड़ रखा है। तो यहाँ पर देखा जाए 3 केस बनेंगे। अगर हमारा जो ई एक्सटर्नल है ये देखा जाए लेस देन 1.10 वोल्ट है, ध्यान रखना कि जो हमने बाहर से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया है इस सेल के लिए
अगर जब तक इसकी वैल्यू 1.1 वोल्ट से कम है, जो कि इसकी देखो 1.1 वोल्ट इसकी पूरे सेल की करंट की वैल्यू आ रही है, और हमने बाहर से जो पोटेंशियल गैप यहाँ क्रिएट किया है, जोड़ा है, उसको लेस देन 1.10 वोल्ट में लेकर रखा है, तो ऐसे केस में हमारा जो रिएक्शन है जैसे का तैसे चलता रहेगा और हमारा ये सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह से काम करता रहेगा। ये जो हमारे सामने सेल पूरा का पूरा बना है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जैसा वर्क करेगा और एक्सटर्नल पोटेंशियल का इसके रिएक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। सेकंड नंबर पर देखा जाए, फिर हमने रेजिस्टेड से क्या कर दिया कि हमने करंट को थोड़ा और बढ़ाया, तो हमारे पास E जो एक्सटर्नल है ये ग्रेटर देन 1.10 वोल्ट आ गई। अगर हमने एक्सटर्नल पोटेंशियल को 1.10 वोल्ट इसका कर दिया जितना कि इस पूरे सेल का सेल पोटेंशियल पहले से था, तो ऐसे केस में अब जो हमारा यहाँ पर गैल्वेनोमीटर रहेगा वो 0 रीडिंग शो करेगा। मतलब हमारा सेल अब ना तो इलेक्ट्रोकेमिकल रहेगा ना तो इलेक्ट्रोलिटिक रहेगा, कोई वर्क नहीं करेगा। मेरे कहने मतलब ये ना तो आप यहाँ पर करंट सेंड कर रहा है ना तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि जितना इस सेल का पोटेंशियल है उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में एक्सटर्नल पोटेंशियल मैंने और क्रिएट कर रखा है, जो कि आपके सामने दिख रहा है। अब अगले केस में देखा जाए, तीसरे नंबर पर हमारे सामने क्या कंडीशन बनती है कि जो हमारा एक्सटर्नल पोटेंशियल है ये 1.1 वोल्ट से ज़्यादा हो जाए। मतलब इसको हमने और ज़्यादा रेजिस्टेड को चेंज किया और मैंने दोनों के प्लेटों के बीच में जो पोटेंशियल गैप 1.1 वोल्ट से ज़्यादा बढ़ा दिया। तो अब ऐसे केस में हमारा पूरा ये सेल वर्क तो करेगा, लेकिन इसमें वो रिएक्शन होंगे जो कि नॉन स्पॉन्टेनियस होंगे। जैसे यहाँ पर देखा जाए, जो कॉपर था ये देखो Cu++ में कन्वर्ट होने लगेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, तो कॉपर की रॉड हमारी पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज गेन कर लेगी और कॉपर Cu++ बन करके सोल्यूशन में डिसॉल्व होने लगे, क्योंकि ये रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस था, क्योंकि आपने एक्सटर्नल पोटेंशियल को 1.1 वोल्ट से बढ़ा दिया। अब हमारा सेल जो है इलेक्ट्रोलिटिक बन जाएगा, ध्यान रखना, इलेक्ट्रोलिटिक सेल बन जाएगा। जब तक एक्सटर्नल पोटेंशियल 1.1 वोल्ट और 1.1 वोल्ट आया कहाँ से भी हमने आपको समझाया, कैथोड माइनस एनोड से आया है, तब तक ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जैसा वर्क करता रहेगा। जब ये एक्सटर्नल वैल्यू 1.1 के इक्वल आ गई, या अपोजिट डायरेक्शन में है, ध्यान रखना, तो ऐसे केस में अब ये ना तो इलेक्ट्रोकेमिकल रहेगा ना तो इलेक्ट्रोलिटिक रहेगा। लेकिन सबसे लास्ट वाले केस में अगर हमने एक्सटर्नल पोटेंशियल को बढ़ा करके 1.1 से भी ज़्यादा कर दिया, तो अब हमारा सेल इलेक्ट्रोलिटिक हो जाएगा। इस सेल में वो रिएक्शन होंगे जो कि नॉन स्पॉन्टेनियस होंगे। जैसे यहाँ पर देखा जाए, अब ये रिएक्शन कंप्लीट होने लगेगा और रॉड यहाँ पर देखा जाए नेगेटिव चार्ज गेन कर लेगी। इस वाले केस में देखा जाए Zn था, देखा जाए Zn++ जो Zn जिंक सल्फेट से क्रिएट हुआ था, ये देखा जाए इलेक्ट्रॉन लेकर के जिंक में कन्वर्ट होने लगेगा और रॉड जो होगी ये देखो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होने को से पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी। करंट कॉपर के प्लेट से जिंक की प्लेट की तरफ, सॉरी, इलेक्ट्रॉन कॉपर के प्लेट से जिंक के प्लेट की तरफ मूव करेगा, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, और करंट इसके अपोजिट में फ्लो करेगी। मतलब पूरा का पूरा सेल हमारा अब इलेक्ट्रोकेमिकल के बजाय इलेक्ट्रोलिटिक हो गया। इसलिए आप लोगों को ध्यान में रखने की जरूरत है। ये तो एक सिंपल सा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कब तक इलेक्ट्रोकेमिकल रहेगा, कब इलेक्ट्रोलिटिक हो जाएगा, ये डिस्कशन मैंने थोड़ा सा किया क्योंकि आपके बुक में ऑलरेडी ये चीज़ दी गई है। तो आप लोगों को इसको अच्छे से समझना है, अच्छे से क्लियर करना है, आपको ये चीज़ आनी ही आनी चाहिए। अब मैं थोड़ा और आगे की बात करूँगा इसके बेसिस पर। अभी सेल की ही कॉन्सेप्ट को लेकर के आगे बढ़ना है हमें। किसी भी सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास क्या तरीके हो सकते हैं, ज़रा बात कर लूँ। जो हमारे पास सेल हैं, यहाँ पर मैं एक्सटर्नल पोटेंशियल को देखो हटा दे रहा हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें नहीं है, हमें केवल सेल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को और आगे बातें करनी है। एक्सटर्नल पोटेंशियल को देखा जाए, मैं यहाँ पर फिर से रिप्लेस करके फिर अपने ओरिजिनल सेल की तरफ आ रहा हूँ। वही सेम केस, जब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएंगे और ये हमारा माइनस चार्ज और ये हमारा प्लस चार्ज, ये सिचुएशन जो हमारे सामने पहले थी उस सिचुएशन ने फिर से क्रिएट कर दी, जो कि हम लोग इससे पहले बना रहे थे। अब हमें समझाना स्पेशली ये है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में थोड़ा सा डिस्कस करना है, किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। देखो बार बार इतना बड़ा अरेंजमेंट तो हम कर नहीं सकते, इसलिए क्या करते हैं, इसको एक सिंपल लाइन से हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपके सामने थोड़ा मैं समझाना चाहूँगा।
यहाँ देखिए हो क्या रहा है कि जो जिंक है, जिंक आयन में कन्वर्ट हो रहा है। हमेशा राइट साइड में कैथोड रिप्रेजेंट होगा, लेफ्ट साइड में देखा जाए ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। तो राइट साइड में हमेशा कैथोड रिप्रेजेंट होगा, लेफ्ट साइड में हमेशा एनोड रिप्रेजेंट होगा। अब इसमें देखा जाए सबसे पहले हम एनोड को लेते हैं। अब एनोड देखो हमारे पास क्या Zn है और बीच में देखो एक ऐसे हम लोग लाइन बनाते हैं, ये स्पेशली इलेक्ट्रोड शो होता है। अब जिंक जो है जिंक प्लस प्लस आयन में कन्वर्ट हुआ है, ध्यान रखना। और यहाँ पर इसके कंसेंट्रेशन को ब्रैकेट में मेंशन करते हैं, क्योंकि इसका कंसेंट्रेशन आपने 1 मोलर ले रखा है तो हमने 1 मोलर मेंशन कर दिया। फिर देखो ये सॉल्ट ब्रिज बनी है, तो देखो इसे 2 लाइनें हम लोग बनाते हैं। ये दोनों लाइनें जो हैं ये सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करती हैं। अब यहाँ देखो मैंने इस पूरे इतने बड़े अरेंजमेंट को ऐसे सिंपल फार्मूले से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। जिंक आयन में कन्वर्ट हुआ, कंसंट्रेशन जो भी है यहाँ पर 1 से कम या 1 से ज़्यादा या 1 जो भी रहेगा गिवन वो यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे। सॉल्ट ब्रिज हम लोग मेंशन कर लेंगे यहाँ पर। अब हम कैथोड पर आ जाएंगे। कैथोड में देखो यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारा कॉपर आयन होता है वो कॉपर में चेंज होता है। तो पहले यहाँ पर हम कॉपर आयन को पहले ले लेंगे, फिर यहाँ पर कंसंट्रेशन जो भी इसका रहेगा ये ले लेंगे, फिर इलेक्ट्रोड और किसका है, कॉपर का है। इस पूरे सिंपल अरेंजमेंट के थ्रू हम किसी भी सेल को रिप्रेजेंट करते हैं। आप ध्यान रखना इतना बड़ा अरेंजमेंट बार बार बनाने की जरूरत अपने को नहीं है। अगर आपको ऐसे बना के दे दिया जाए तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि ये पार्ट देखा जिसका एनोड है, ये पार्ट देखा जिसका कैथोड है और ये जो बीच में है ये सॉल्ट ब्रिज है, ये सॉल्ट ब्रिज है। ये देखो कंसंट्रेशन है, आयन का कंसंट्रेशन है, चाहे वो जिंक आयन हो चाहे कॉपर आयन हो, इसका कंसंट्रेशन है। आप लोग को ये चीज़ ध्यान में रखने की जरूरत है। अब एक दो छोटी सी प्रैक्टिस और हम कर लेते हैं। थोड़ा सा एक अरेंजमेंट आपके सामने दिखा दूं, फिर हम आगे चलें। यहाँ पर देखा जाए हम लोग सिंपल सा रिप्रेजेंटेशन इस्टेब्लिश कर लेंगे। सॉल्ट ब्रिज। अब यहाँ पर देखा जाए लेफ्ट राइट, एनोड कैथोड, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, नेगेटिव पॉजिटिव। ये हमारा सिंपल सा एक रिप्रेजेंटेशन है। बीच में सॉल्ट ब्रिज रहेगी 2 लाइनों से, लेफ्ट साइड में एनोड रिप्रेजेंट होगा, राइट साइड में कैथोड रिप्रेजेंट होगा। एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पर रिडक्शन होगा। एनोड नेगेटिव चार्ज गेन करेगी और कैथोड हमारा पॉजिटिव चार्ज गेन करेगी। इसको देखा जाए ऐसे हम लोग ऐसे LaON, इसको इस तरह से भी दिमाग में रख सकते हैं LaON। इसी का रिवर्स कर दिया जाए RCRP, या अगर एक दिमाग में है LaON लेफ्ट एनोड ऑक्सीडेशन नेगेटिव, इसका उल्टा हो जाएगा राइट कैथोड रिडक्शन पॉजिटिव। ये हमारा पूरा कॉन्सेप्ट देखो इसमें सिंपली बन जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। अब एक दो प्रैक्टिस सेल का कर लेते हैं और अपना कुछ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएंगे। थोड़ा सा आप इसमें ध्यान रखना। ये तो एक सिंपल सा रिप्रेजेंटेशन था जो मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा था। अब इसमें देखा जाए अगर हम Cu और AgNO3 सेल को लेकर चलें, अपने को ये ध्यान रखना पड़ेगा एक्टिविटी सीरीज हमारे लिए बहुत काम की है। कॉपर की जो एक्टिविटी है वो सिल्वर से ज़्यादा है। अब यहाँ पर हमारा कॉपर का जो पार्ट है, कॉपर ये एनोड का काम करेगा, यहाँ पर ऑक्सीडेशन होना है, और सिल्वर कैथोड का काम करेगा। इसमें देखा जाए कॉपर जो है क्योंकि एनोड का काम करेगा तो ऑक्सीडेशन होना है, तो ऑक्सीडेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन लूज होगा। और सिल्वर देखा जाए
यहाँ पर देखा जाए, यहाँ रिडक्शन होना, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो सिल्वर में कन्वर्ट होगा। आपको देखने से लग रहा है चूंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसने 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, इसलिए इसको हम मल्टीप्लाइड बाई 2 कर लें और ऐड कर दें। तो हमारे सामने क्या बना, देखो Cu सॉलिड है प्लस 2Ag प्लस एक्वस गिव्स आउट Cu प्लस 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 2Ag। ये हमें ध्यान में रखने की जरूरत है। कभी कभी ये ध्यान रखना, आगे हमें और जरूरत पड़ेगी कितने इलेक्ट्रॉन का पूरा ट्रांसफर हुआ है, हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। तो आप लोगों को इस पॉइंट को भी अच्छे से करने की जरूरत है। अब देखो इस पूरे सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो कॉपर एनोड है और सिल्वर कैथोड है। तो करना क्या है, कॉपर इसमें कन्वर्ट होगा Cu प्लस प्लस में, देखिए कॉपर Cu प्लस प्लस में कन्वर्ट हुआ है। यहाँ पर जो कंसंट्रेशन टर्म अगर इसका गिवन है तो कंसंट्रेशन टर्म हम मेंशन कर लेंगे। फिर क्या करते हैं, हम डबल लाइन दिखा करके सॉल्ट ब्रिज को दिखाते हैं। यहाँ पर देखा जाए सॉल्ट ब्रिज हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। फिर इसमें देखा जाए सिल्वर आयन हमारा कन्वर्ट किस में हुआ, सिल्वर में कन्वर्ट हुआ है। अगर इसका कंसंट्रेशन यहाँ गिवन होता है तो यहाँ कंसंट्रेशन टर्म हम मेंशन कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखा जाए फिर से सिंगल लाइन बना के हम Ag बना देते हैं, सिल्वर कर लेते हैं। तो इस पूरे सेल को ऐसे सिंपल फार्मूले से हम देखो सिंपल तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपको ये ध्यान में रखने की जरूरत है। एक और एग्जाम्पल रिप्रेजेंटेशन का कर लेते हैं। आप लोगों को सबको ध्यान से इसको समझना है। ZnHCl सेल, जरा इसकी बात कर लेते हैं। बड़ा सिंपल सा केस है। देखिए जिंक और HCl, अब आपको देखने से लगा जिंक इज मोर एक्टिव। तो जिंक जो यहाँ पर जिंक, ये जिंक आयन में कन्वर्ट होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लूज होंगे और साथ में हाइड्रोजन आयन देखो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट होगा, H2 में कन्वर्ट होगा। यहाँ पर देखा जाए, अब आपको देखने से लग रहा है चूंकि इक्वेशन को बैलेंस करना है हमें, तो यहाँ पर अगर हम H को लेके चलें तो यहाँ पर H2 हम सीधे ले सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाई 2 कर लेते हैं। तो हमारे सामने क्या इक्वेशन बना, जिंक सॉलिड प्लस 2H प्लस एक्वस गिव्स आउट Zn प्लस प्लस एक्वस और प्लस H2 हाइड्रोजन गैस। जिंक एनोड है, हाइड्रोजन कैथोड है। तो इस केस में देखो वही सेम केस, जिंक Zn प्लस प्लस, और अगर इसका कंसंट्रेशन गिवन रहेगा तो कंसंट्रेशन ऐसे ब्रैकेट में मेंशन हो जाएगा। इस वाले केस में डबल लाइन किसको रिप्रेजेंट करेगी, सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट कर देगी। अब अगले केस में देखो हमारे सामने क्या आएगा, ये जो हमारा H प्लस है, कंसंट्रेशन इसका जो गिवन है वहां पर कंसंट्रेशन मेंशन कर लेंगे, ये H2 में कन्वर्ट होगा। लेकिन जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है, स्पेशली देखा जाए यहाँ पर हम 1 बार प्रेशर पर हाइड्रोजन बबल करते हैं और प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। इसलिए अगर आप लोगों को ऐसे 1 बार और PT ऐसे लिखा हुआ मिले तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना। आगे हमें स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का डिस्कशन भी करना है, वो भी डिस्कस में करूंगा। इतने तक का डिस्कशन आपको पता होना चाहिए। जैसे इसी केस में देखो जिंक मोर एक्टिव है, हाइड्रोजन लेस एक्टिव है, तो इलेक्ट्रॉन लूज करने का काम करेगा जिंक और ये करेगा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का काम। तो क्या कंडीशन बनेगी, जिंक यहाँ पर देखा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेगा। इक्वेशन बैलेंस कर लो। रिप्रेजेंट करने के लिए एनोड को लेफ्ट में लेना है, कैथोड को राइट में लेना है। तो एनोड जिंक, जिंक आयन में कन्वर्ट हुआ। अगर कंसंट्रेशन गिवन है 0.1, 0.2, 0.3 जो भी XYZ तो यहाँ मेंशन कर लेंगे। डबल लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट कर रही है। H प्लस H2 में कन्वर्ट हो रहा है। कंसंट्रेशन अगर इसका गिवन है 1 मोल, 2 मोल या पॉइंट में जो भी वैल्यू गिवन है वो यहाँ पर मेंशन कर लेंगे। और हाइड्रोजन का चूंकि इलेक्ट्रोड बन नहीं सकता क्योंकि हाइड्रोजन गैस होती है, इसलिए यहाँ पर हम एक इनर्ट इलेक्ट्रोड प्लेटिनम सेलेक्ट करते हैं और 1 बार प्रेशर पर हाइड्रोजन को बबल करते हैं, हाइड्रोजन को डालते हैं। ये डिस्कशन अभी आगे फिर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में हो जाएगा, जो कि अगले वीडियो में कवर होगा। अब आपको इतना ध्यान में रखने की जरूरत है। तो इस वीडियो में हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है वो कवर हुआ है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है वो कवर हुआ है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वर्क कैसे करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई किया जाए तो कैसे इलेक्ट्रोलिटिक की तरह से बिहेव करेंगे, कब इलेक्ट्रोलिटिक बन जाएंगे, और इसके बाद
किसी भी इलेक्ट्रोलिटिक सेल को, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को रिप्रेजेंट हम कैसे करेंगे। इतना तक का डिस्कशन मैंने इस वीडियो में कर रखा है। इसके आगे के टॉपिक के डिस्कशन जो होंगे वो अगले वीडियो में होंगे। अब आप लोग इसको अच्छे से करना, समझना। कोई किसी बच्चे को डाउट्स आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करना। इसके आगे वर्ड कमेंट फिर मैं आप लोगों को देखूंगा और फिर उसका सोल्यूशन मैं आपको दूंगा। थैंक यू।